नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। आज संसद के अंदर बिल पास हो गया है और अब इस बिल के पास होने के बाद आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। क्या वाकई में अब यहां पर बदलाव के बाद सुधार होगा, ये बड़ी बात है। पेपर लीक रोकने का सख्त कानून लोकसभा में पास कर दिया गया। 7 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान इसके अंदर है। बिल को लेकर विपक्ष ने भी अपनी सहमति जता दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आपको बताते चले कि बिल पर कल मंगलवार के दिन 9 घंटे चर्चा हुई। आज बुधवार के दिन विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बोले और 50 मिनट तक बोलते रहे। विपक्ष के हंगामे के बीच में ही इस बिल को पास कर दिया गया और इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए गए हैं। अब पेपर लीक से जुड़े हुए अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान हो गया है। राज्यसभा में भी राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया। जनगण मन की तरह वंदे मातरम को भी कानूनी संरक्षण मिलेगा। वंदे मातरम का अपमान, अनादर, गायन और बाधा डालना अब यहां दंडनीय अपराध होगा। यानी कुल मिलाकर पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर बना हुआ था, लेकिन अब सरकार ने अपना काम कर दिखा दिया है। बिल पेश हो गया, उसके बाद पास हो गया है कानून। अब आप देखिए किस तरह से इसे बनाया जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जब किसी भी बिल को पास किया जाता है, कानून बनाया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में और उसके बाद राष्ट्रपति के पास से मंजूरी दिलाई जाती है और फिर वो कानून बन जाता है। लेकिन आज लोकसभा के अंदर से इस बिल को पास कर दिया गया है और मुद्दा आप देखिए जिस तरह से ये गंभीर बना हुआ था, अब राज्यसभा में भी आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां बनी। लेकिन अब पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कानून ये बनाया गया था 2024 में, जिसे 26 में संशोधित कर कानून को और सख्त बनाकर जांच और ट्रायल की प्रक्रिया तेज कर दी है। 3 से 5 साल तक की सजा का पहले प्रावधान था, लेकिन अब 5 साल से भी ज्यादा यानी कि 10 साल की जेल हो सकती है और अब आपको यहाँ 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कोई तय सीमा नहीं थी पहले समय की, अब 2 महीने के भीतर जांच करनी होगी आपको पूरी। सुनवाई पूरी करने के लिए कोई तय सीमा नहीं रखी गई थी, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रोजाना यहां पर सुनवाई होगी। फिर स्पष्ट प्रावधान नहीं था पहले 2024 के बिल में, लेकिन राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश विशेष टास्क फोर्स यहां पर बना सकेगी और ऐसा कोई प्रावधान विशेष टास्क फोर्स का पहले 2024 में नहीं रखा गया था। लेकिन जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार विशेष टास्क फोर्स बनाकर जांच करा सकेगी, 26 का कानून कह रहे। और अपराधों का इतना विस्तृत वर्गीकरण पहले नहीं था, लेकिन अब 15 तरह के अपराध स्पष्ट किए गए हैं, जैसे कि पेपर लीक, ओएमआर शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट, फर्जी एडमिट कार्ड आदि। अब यहां पर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन आपको करानी होगी, परीक्षा केंद्रों का प्री ऑडिट होगा, स्क्रीनिंग, सीट आवंटन, प्रश्न पत्र सुरक्षा, इनविजिबल और साथ ही यहां इन्विजिलेशन और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया के विस्तृत मानक तय किए जाएंगे, जो कि 24 में विस्तृत परिचालक तय नहीं थे। लेकिन अब 2026 में जो बिल पेश किया और पास किया गया है, उसमें बहुत से आप देखिए सुझाव दिए गए जिन्हें मान भी लिया। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सौरभ त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीति विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सौरभ जी। और अरुण चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत के शर्मा जी। सबसे पहले तो के शर्मा जी आप ही के पास आऊंगी। बिल पास हो गया, क्या इससे पेपर लीक रुकेगा, नकल रुकेगी? अनम्यूट कीजिए जरा। आवाज नहीं आ रही है के शर्मा जी। अनम्यूट कीजिए जरा। सौरभ जी, क्या अब पेपर लीक जी रुकेगा? कानून तो अब आप देखिए, बिल तो पास हो गया। देखिए आशा जी, कोई भी कानून एक डर पैदा कर सकता है और अगर उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो कानून तो पहले भी बने हैं, वो कितनी मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट होता है ये इस पर डिपेंड करता है। जी। और अगर कोई पेपर लीक होता है, अगर उसको हमने प्रॉपरली, अब जो हमने जैसा कि हमने जो भी प्रावधान रखे हैं, अगर हमने उसको टाइमली प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया तो निश्चित रूप से फायदा होगा। लेकिन अगर हमने ढिलाई बरती
और बस वही कि ढाल के क्या बोलता है, ढाक के तीन पात वाली बात हो जाएगी अगर उसको जो है हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया तो। इट्स ऑल अबाउट कि हम उसको जो नियम कानून बना रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। जी आशा जी। अरुण जी, वो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब आप कोई भी बिल लाते हैं, उसे कानून बनाते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सवाल उठता है। कितनी बड़ी चुनौती होगी अब सरकार के सामने? आशा जी, सबसे पहले तो आपको शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को और आपको। देखिए, इस बिल के बनने से कहीं न कहीं जो बेखौफ लोग होकर जिस तरीके से गड़बड़ी कर रहे थे, इतने बड़े अपराध कर रहे थे जिसमें कि हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खेल हो रहा था अनेक परीक्षाओं के माध्यम से, तो इस बिल के माध्यम से तो लोगों में खौफ तो होगा, डर तो होगा, क्योंकि इस बिल में सामान्य प्रावधान नहीं है। 10 वर्ष की सजा है, 10 करोड़ का आर्थिक जुर्माना है। इसके अलावा जो है उसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट के दाखिल करने के अंदर फैसला दे देना है। तो एक बड़ा चीज है। इम्प्लीमेंटेशन जो है की बात जहां तक है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से एकदम इसके लिए कृत संकल्पित है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में किसी तरह की कसर हम नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से गवर्नमेंट देख लग रहा है, और संसद के दोनों सदनों में कानून पास हुआ है, तो इसमें पक्ष विपक्ष दोनों, जो सत्ता पक्ष हैं और विपक्ष हैं, दोनों की मंशा स्पष्ट है कि चाहते हैं कि देश से इस तरह की गड़बड़ियां दूर हों, और युवा जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या नीट जेई मेडिकल आईटी के लिए प्रयासरत हैं, उनको उनके योग्यता के आधार पे, उनके परफॉर्मेंस के आधार पे सफलता मिले, तो उसमें भी एक बड़ा जो है दूर का ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करने लेकिन की इससे लोकसभा में उम्मीद ही है। ध्वनिमत तो से मुझे अभी नहीं लगता कि फिलहाल इसमें पेपर लीक का सरकार जो बिल के है वो स्तर पे किसी पास भी हुआ स्तर पे है। ढिलाई अरुण बरती जी, जाएगी। ठीक है। अरुण जी, ठीक है। अब सौरभ जी, अब सवाल जी यहाँ पर ये है कि शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? पहुंच रही है मेरी आवाज? सौरभ जी, अब ये बताइए कि जिस तरह से चुनौतियां थी सरकार के सामने, लेकिन विपक्ष भी अपने तमाम मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ था। अब आपको लगता है कि राजनीति इस मुद्दे से खत्म हो गई है, अब सिर्फ और सिर्फ फोकस उस बात पर किया जाएगा जो युवाओं की तरफ से अपने पॉइंट्स रखे गए थे? देखिए आशा जी, जब ये पूरा आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा था तब भी मैंने एक बात कही थी कि जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपकी विचारधारा है, संकुचित या छोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे इनका एक जो मेन था वो था धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। तो ठीक है, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान को हटाया तो एक तरह से अगर आप देखें तो विपक्ष के पास मुद्दा विहीन हो गया दोबारा। अभी भी वो पकड़ के बैठे हुए हैं कि जो जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर अभी भी जो है धाराएं लगाई जा रही है, उन सबको हटाना है, वो एक अलग विषय है। लेकिन खुद भी सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना था कि हमारे प्रदर्शन के बीच में, हमारे धरना के बीच में कुछ ऐसे अवांछित तत्व आ गए थे जो कि हमारे सीजेपी का पार्ट नहीं थे, और हम उनका खंडन करते हैं, ऐसा उनका स्टेटमेंट भी था। देखिए आशा जी, जब भी कोई कानून बनता है उसके पीछे एक बहुत अच्छी साफ सुथरी मंशा होती है, लेकिन हम उसको कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने पहले भी कहा था वही, जैसे 2010 में जो एक निर्भया कांड हुआ था उसके बाद भी कड़े कानून बनाए गए, लेकिन क्या उसके बाद चीजें रुकी? क्योंकि प्रॉपर एग्जीक्यूशन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, समय पे सजा नहीं होगी अगर किसी को, तो बाकियों के भी मन को बढ़ाता है। तो अगर कोई ऐसी घटना होती है और अगर उसको हम टाइमली उसको सजा देने में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर हम लूप होल नहीं निकाल लेते। दिक्कत यह है कि जब कोई हम कानून बनाते हैं तो लूप होल भी पहले से खोज के बैठ जाते हैं। तो अगर हम कोई ऐसे कोई लूप होल है, अगर हम उनको पहले से ही बंद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। दूसरा, सरकार की मंशा साफ साफ दिखती है। जिस प्रकार से उन्होंने पूरी टीम बनाई है, जो 7 विशेषज्ञ नीलकर्णी जी के उसमें बने हैं, तो वो देख के लगता है सरकार की मंशा है कि इस पे कोई कठोर, मतलब एक के शर्मा जी, कदम लिया जाए। जी। अब जिस तरह से ये बिल पास हो गया है, कानून बनने के बाद आपको क्या लगता है कि सरकार के सामने कौन सी ऐसी चुनौतियां रहेंगी? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पर अब सवाल उठेगा कि आपने कानून बना दिया, आपने ठीक है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी अगर आप पास कराते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, उसके बाद कानून अगर बन जाता है, तो फिर परिस्थितियां किस तरह की आप देश के अंदर देख रहे हैं? क्योंकि 2024 के कानून में संशोधन कर 2026 के जो चीजें रखी गई थी उन्हें बाहर लाया गया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का जुर्माना है, 10 साल तक की आपको सजा है। अब ये कड़ा कानून हो गया है, तो क्या डर खौफ लोगों के अंदर होगा, या फिर चुनौतियां कितनी होगी सरकार के सामने? अभी भी आवाज नहीं आ रही है के शर्मा जी। जो सॉरी हाँ, आशा जी, जो ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन है, अगर उनके जरिए पेपर लीक होता है, ज्यादातर जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनमें इनका बड़ी भागीदारी होती है। तो जब 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जब सजा दिखेगी तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस गंदे करते में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, इस एक्ट में क्या कर दिया है कि 60 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करनी है। कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े स्तर पे, जैसे अगर पेपर लीक हुआ है, एक सेंट्रलाइज पेपर है, वो उसके सेंटर पूरे भारत में, तो उस जो चुनौती, जैसे आपने पूछा कि क्या चुनौती आएगी, तो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास कि 60 दिन के तय दिन के अंदर उसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। तो हो सकता है उस इन्वेस्टिगेशन टीम को जगह जगह जहाँ पे परीक्षा केंद्र होते हैं वहां पे जाना पड़े, कंप्यूटर सीज करने पड़े और लोगों को अरेस्ट करना पड़े। तो जो सबसे बड़ी चुनौती है, काम कानून बन गया बहुत अच्छी बात है, तो हमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे आएगी, उसके बाद न्यायालय पे आएगी, कि उसे 3 महीने के अंदर डे टू डे बेसिस पे हियरिंग करके, लेकिन उसके लिए भी तो ये कहा गया है ना के शर्मा जी कि अगर चार्जशीट दाखिल होने की 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, लेकिन रोजाना उस पर सुनवाई, यानी कि आपको डिले नहीं करना है कि फाइल आपके टेबल पर है, आप उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। अब सरकार ने उस चीज को खत्म कर दिया है। आशा जी, बहुत बारी क्या होता है कि जैसे किसी भी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि 100 विटनेसेस हैं, कोर्ट में व्यवहारिक तौर पे किसी भी न्यायालय में एक या 2 विटनेस से ज्यादा पूरे दिन में एग्जामिन नहीं हो पाते। सपोज किसी केस में 16 मुलजिम है, तो एक विटनेस से 16 मुलजिमों के वकील जिरह करेंगे, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर वो डे टू डे भी लगाएंगे, 90 दिन के अंदर बहुत सारी छुट्टियां भी आती हैं, बहुत सारे जो चैलेंज की बात कर रही हैं वो मैं बता रहा हूँ, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा जो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जो ऑफिसर्स हैं, उनको वेल इक्विप्ड, उनको जो सारे संसाधन है, उनके पास सारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो तो जिसमें एक इसमें क्लिक जो से सारी विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है कि केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें काम कर सकता है, केंद्र सरकार खुद से इसे बना सकती है, उसको लेकर कोई सहायता नहीं हो पाएगी क्या बीच में, जो विशेष टास्क फोर्स की बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन जो टाइम फ्रेम है ना वो थोड़ा सा कम है। लेकिन जब हम जैसे एक केस आएगा उसमें हम अपनी पैरवी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उनको भी चीजें क्लियरिटी आ जाएंगी। अगर जो बाकी लोगों की सपोर्ट अगर उन्हें प्रॉपर मिलेगी तो उसमें कोई शक नहीं है कि 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये एक चुनौती भरा कार्य है। अगर किसी पेपर लीक मामले में अगर 10 या 20 आदमियों की इन्वॉल्वमेंट है, तो सबको धरपकड़ करना, कोई भाग गया फिर उससे लिंक ढूंढना, उसको गिरफ्तार करना, जेल भेजना, तो ये चुनौती भरा रहेगा। पर कानून का, सख्त कानून की सबको सराहना करनी चाहिए। जो पेपर लीक से जुड़े हुए अपराधी हैं उनमें खौफ बैठेगा और सरकार की मंशा साफ है। वो कह रहे हैं कि खौफ तो होगा लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये इससे निपटने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए। अरुण जी, चुनौती होती है तो विकल्प भी उसी अनुरूप प्रस्तुत किए जाते हैं। निश्चित तौर पे चुनौती होगी जिस देश में 3-3 पीढ़ियां मुकदमा लड़ती हैं, तारीख पे तारीख मिलने की परंपरा रही हो, जज, वकील, मुजरिम, पुलिस, सबकी एक लंबी फहरिस्त है, तो उस देश में 90 दिन में किसी भी बहुत बड़े पेपर लीक का डिसीजन देना चैलेंजिंग तो होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा। और अगर 90 दिन के अंदर हमको चार्जशीट फाइल करने के फैसला देना है ना, तो उसकी प्रक्रिया भी होगी, उसकी सुनवाई के घंटे भी बढ़ाए जाएंगे। और फास्ट ट्रैक कोर्ट सुपर फास्ट जो है एक तरीके से ट्रैक कर, तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में उसका वो तो केस अलग चलेगा, बाकी मुकदमे की कार्रवाई अपनी अलग चलती रहेगी न्यायालय की। तो इसलिए बहुत इसमें चैलेंजेज होंगे, लेकिन ये असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से आने वाले भविष्य में अन्य मुद्दों पे भी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी। तो इसकी तो आदत हुई है, धीरे धीरे हिंदुस्तान को डाल लेना चाहिए, क्योंकि ये 21वीं सदी के तीसरे दशक में शर्मा जी कह रहे हैं ना कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगेगा। अगर एक शख्स को 16 लोगों से इन्वेस्टिगेट करना है तो उसके लिए टाइम लगेगा, बीच में आपका ऑफ आता है, वीक ऑफ आ जाएगा, आपकी छुट्टियां किसी तरह की आ जाएंगी। जी टाइम लगेगा, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से कम दिन के अंदर इसको सुनवाई करके फैसला देने का चैलेंज होगा, तो फिर संसाधन भी तो कोर्ट अपना बढ़ाएगा, सुनवाई के घंटे बढ़ाएगा, छुट्टियां होंगी, ऐसा कुछ तो छुट्टियों में भी तो कई बार कोर्ट खुलते हैं। जब रात में आतंकवादियों के लिए 1:30 बजे 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल सकती है, तो इतने बड़े मुद्दे पर ऐसा थोड़ा है कि छुट्टियों में सुनवाई नहीं हो सकती है।
देखिए स्पेशल स्पेशल होता है, एक कॉमन चीज होता है, एक स्पेशल होता है। तो स्पेशल का बिहेवियर भी स्पेशल जैसा होता है। तो अगर 90 डेज के अंदर रिपोर्ट देना है, फाइनल डिसीजन देना है, तो उसका वर्किंग प्रोसेस जो होगा वो भी 90 डेज के अनुरूप ही होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कठिनाई होगी। कठिनाई ठीक तो है। होगी, क्योंकि मैं कहा ना कि परंपरा रही है कि 3 3 पीढ़ियों, पिताजी दादाजी मुकदमा लड़े, फिर उनके पिताजी लड़े, फिर उनके बच्चे लड़ते हैं, 3 3 पीढ़ियों दीवानी के मुकदमे। और जो है मर्डर के भी मुकदमे इस देश में 40 40 साल चलते हैं, 33 साल चलते हैं। लेकिन ये फास्ट ट्रैक कोर्ट इसीलिए किया गया है कि अगर जस्टिस डिले से मिलता है तो जस्टिस नहीं है। ठीक है तो सौरभ जी, इसको है कि वो लोगों को कह रहे हैं कि न्याय मिले, तो सरकार न्याय मिलता ने हुआ दिखना सरकार भी ने चाहिए। शॉर्ट टर्म में इस प्रोसेस को पूरा करने की बात कह दी है, जिसमें 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको चार्जशीट डालनी है और पूरी कार्रवाई आपको सामने रखनी है। वो कह रहे हैं कि 97 से लेकर 2026 तक अगर हम देखें तो पेपर लीक भी हुई है, नकल भी हुई है। अब इन तमाम मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार ने सीधा सीधा 2 टूक जवाब देते हुए इस कानून को यहाँ पास करने की बात कह दी, इस बिल को ला दी और बिल पास कर दिया। लेकिन चुनौतियां सरकार के सामने भी रहेंगी, चुनौतियां इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने भी रहेंगी। लेकिन अरुण जी कह रहे हैं कि अगर आतंकवादियों के लिए कोर्ट आधी रात को खुल सकता है तो पेपर लीक मुद्दे को लेकर भी खुल सकता है। तो नहीं लगता कि बिल्कुल भी कोई चुनौती होगी? नहीं, ये तो खैर कोई चुनौती नहीं है। जब आप कोई एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में काम कर रहे होते हैं तो 90 दिन मतलब 90 दिन, सैटरडे संडे काउंट नहीं होते। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी पड़ जाते हैं तो क्या हम उसको मनाते नहीं है? मनाते हैं, उसी दिन मनाते हैं। तो ये उसको उसी तरह ही फॉलो करना पड़ेगा। आशा जी, सब कुछ आपके इंटेंशन और आपकी मंशा पे डिपेंड करता है। आप कितना सीरियसली इस पे काम करना चाहते हैं। सर देखिए, एनटीए तो पहले ही बनी थी ना। जब ये पेपर लीक हुआ उसके 50 दिन बाद आप जाके जो 47 अधिकारियों पे आप कार्रवाई करते हैं, इंटेंशन तो उस वक्त ये काम तो आप उस पहले भी कर सकते थे। तो ये सिर्फ इंटेंशन पे है कि आप किस इंटेंशन के साथ उसको सॉल्व करना चाहते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट देखिए, इस देश में हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट का इतिहास भी देखा। अभी मैंने निर्भया केस की बात की थी, 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना था, 2016 में जाके उसके जो अपराधी थे उनको फांसी मिली थी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब नाम की फास्ट ट्रैक कोर्ट ना रह जाए, सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। पर उसमें भी और तो अगर एक सरकार ने और जब बड़ी आज बात है ना सौरभ जी, उसमें भी एक और बड़ी बात है, क्योंकि 2024 को जो कानून लाया गया था, जो बिल लाया गया था, उसमें अपराधों का इतना विस्तृत तरीके से वर्गीकरण नहीं था, जिसमें 2026 में इस बार ला दिया गया है कि भाई 15 तरह के जो अपराध हैं स्पष्ट किए गए, जैसे कि पेपर लीक, ओएमआर शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट, फर्जी एडमिट कार्ड। तो इन पर विशेषकर फोकस किया गया है, क्योंकि हमने देखा कि आप एडमिट कार्ड किसी का भी लेकर एग्जाम के सेंटर में आप बैठ जाते हैं, ओएमआर शीट को भी आप उसके साथ भी छेड़छाड़ हो जाती थी, वेबसाइट के जरिए भी आपने देखा। अब इस पर फोकस करने की बात आ गई है। ये जो सारी चीजें बता रहे हैं, ये सारी चीजें पहले भी थी। मेरा सिर्फ ये है कि जब पेपर लीक हुए, जब अभी जो लास्ट पेपर लीक हुए, उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई अधिकारियों पे, जो भी आरोप तय हुए, वो तो आप 47 दिन क्यों मतलब 47 अधिकारियों को सस्पेंड करने में आपको इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए था। वही अगर ये कार्रवाई और पहले ही हुई होती तो जिस प्रकार का हमें धरना प्रदर्शन, बच्चों को सड़क उतरते हुए देखना पड़ा, ये सब चीजों से बचा जाता था। और आशा जी, सरकार अगर चाह ले तो सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार ने वही पेपर अगले 1 महीने के अंदर कराए और पूरी मुस्तैदी के साथ कराए, एक भी पेपर कहीं से लीक नहीं हुआ, जबकि जल्दीबाजी में 22 कराए लाख गए। बच्चे तो सिर्फ दोबारा और से सिर्फ पेपर दे मंशा गए का खेल अपना। है पूरा। जी के शर्मा जी, अब सवाल है कि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, परीक्षा केंद्रों का प्री ऑडिट, फिर स्क्रीनिंग, सीट आवंटन, प्रश्न पत्र सुरक्षा और इन्विजिलेशन, परीक्षा के बाद की प्रक्रिया, ये मानक तय करेंगे इनके जरिए। आपको क्या लगता है कि जो कानून के तौर पर इनके बीच में प्रावधान रखे गए हैं वो किस तरह से अब आगे सुलझाने की बात होगी? क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन को लेकर बात हो रही थी और जाहिर तौर पर एडमिट कार्ड, वेबसाइट, जिस तरह से मैं सौरभ जी से बात कर रही थी, अब इन तमाम पहलुओं को खंगालते हुए आपको जब आगे बढ़ना है। जी देखिए, जहां तक फेस रिकॉग्निशन की बात है, ये तो सिर्फ ये है कि कोई फर्जी परीक्षार्थी किसी की जगह पेपर ना दे पाए। जहां तक अभी क्या हो गया है, जो जो संगठित अपराधी है ना, वो भी बहुत हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पीछे क्या हुआ, बच्चा एक ब्लूटूथ की डिवाइस जो है कान में लेके चला गया और बाहर बंदा बैठा उसको सारे आंसर्स बता रहा है। या वो इतनी माइन्यूट ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती हैं, वाईफाई से कनेक्ट हो जाती हैं। तो हमें बहुत चेक एंड बैलेंसेस की जरूरत है, हमारी एजेंसियों को भी।
जो अपराधी छात्र ना उसके हिसाब से हमारी भी टेक्नोलॉजी और स्पेशल ट्रेनिंग होनी पड़ेगी। जब आप कोई एग्जाम करा रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूशन के पास सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि भी किसी भी स्थिति में पेपर लीक ना हो पाए। इसमें जो इंस्टीट्यूशन जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कराते हैं उसके स्टाफ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि पेपर लीक में क्या है, जैसे अगर सपोज एग्जाम का टाइम 10 बजे का है और 9:30 बजे एग्जाम सेंटर पे आ गया या अपलोड हो गया, तो उस टाइम में भी आजकल सोशल मीडिया इतनी फास्ट है कि आप विद इन अ सेकेंड, विद इन अ क्लिक से आप पेपर को लीक कर सकते हैं पूरे भारत में। तो जो जांच एजेंसियां हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, ये एक सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भी सब समझे कि ये सबका फर्ज है कि वो एक अच्छा एग्जाम कराएं जो लीक ना हो। जी। तो फिर कानून बनाने के बाद का भी किस तरह से फिर एक चेक लगाने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने देखिए, की जो जरूरत कानून, है? जहां तक कानून की बात है ना, जहां तक कानून की बात है, कानून अपराध होने के बाद सजा का प्रावधान कर रहे हैं। जो ये स्पेशल कानून है, ये परीक्षा लीक ही ना हो उस पे उसका फोकस कम है। हो गई उसके बाद सजा है, ठीक है, 10 करोड़ रुपया देंगे आप, 10 लाख, 10 साल की सजा में जाएंगे। लेकिन जहां तक चेक एंड बैलेंस है कि कोई भी पेपर लीक ना हो, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं, उनकी रेगुलर मीटिंग, रेगुलर ब्रीफिंग और उनको सारे सख्त निर्देश, उसकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही। एक विजिलेटर वहां पे जाए, संडे को एग्जाम है तो सैटरडे को जाए, सुबह जाए कि सब कुछ ठीक है, कोई बाहर तो नहीं है, कोई वाईफाई तो कनेक्शन मतलब आप क्या कहना या चाहते और हैं भी कि जितने भी चेक ये पेपर लीक होने के बाद की सजा का प्रावधान है, पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए था? उस पे भी फोकस करना चाहिए। और उसमें सिर्फ मेरा ये कहना, उसमें सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, उसमें जो इंस्टीट्यूशन है, जो टेंडर लेते हैं कि ये वाला एग्जाम हम कराएंगे, दे आर पेड। उनको इस बात के लिए, एग्जाम कराने के लिए फीस दी जाती है, स्टाफ की नियुक्ति होती है, उनको स्पेशल संडे में ड्यूटी के लिए पैसे मिलते हैं। तो वो टीम वगैरह भी बहुत सशक्त हो और इस बात का वो दिशा निर्देश का पालन करे कि कोई भी पेपर लीक ना हो पाए। ठीक है जी। अरुण चौबे जी, वो कह रहे हैं कि सरकार ने कानून बना दिया, कानून बनाने की बात वो कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या होगा, किस तरह से सजा होगी, क्या आपको पैसा देना होगा, लेकिन पेपर लीक ना हो उसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने की जरूरत थी, जिसमें कुछ अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत थी, ट्रांसपेरेंसी को लेकर क्या काम होगा, पेपर लीक हो ही ना। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात के शर्मा जी ने कही, उन्होंने कहा कि जब पेपर खुलता है तो विद इन सेकेंड कहीं का कहीं पहुंच जाता है, तो उस पर एक चेक बैलेंस लगाना जरूरी है। ऐसा भी है, प्रश्न जो है बहुत ही तार्किक है। सबसे बड़ी चीज की परीक्षा की जिन पे जिम्मेदारी है, आप देखेंगे कि जो पेपर होते हैं इनपे वही लोग हैं जिनके ऊपर इसको सुचारू ढंग से, सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। यानी रक्षक ही भक्षक बनता है। सरकार इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने के लिए समय समय पे नए नए प्रावधान लगाती है, नए नियम बनाती है। जैसे अभी क्या हो गया है कि आप एडमिट के अतिरिक्त, एडमिट कार्ड, पेन के अतिरिक्त आप कुछ भी सेंटर पे लेके नहीं जा सकते। अब जो है डिवाइसेस में आपको चेक किया जाता है कि किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मेटेलिक डिवाइस आपके शरीर पर में कई नहीं हो जगह सकता, तो, क्योंकि अरे स्कैनर कई जगह मशीन तो उसको जो तुरंत एक्सपर्ट से करेक्ट बात हो कर रही थी लेगी। वो कह रहे थे कि पेन पर भी तो कैमरा था। वही जो, अब जो स्कैन होगा ना स्कैनर में, तो उसमें भी जो कैमरा रहेगा होगा तो मेटलिक ही ना, तो वो स्कैनर में पकड़ में आ जाएगा। दूसरी चीज, इन्विजिलेटर किस लिए होते हैं? एजेंसियों को भी जो है थोड़ा सा पेंच कसने की जरूरत है कि, और इस तरीके से कि अगर कोई भी एजेंसी जिसको परीक्षा जो की जिम्मेदारी दी गई है, अगर उसके या उसके किसी भी एम्प्लॉय की मिली भगत मिलती है, तो न सिर्फ इन एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, बल्कि उस पेपर को कराने का जितना खर्च हुआ उसका 10 टाइम्स या 50 टाइम्स या 100 टाइम्स उनसे जुर्माना वसूलिए, और लाइफ लॉन्ग उनको बैन करके उनके जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको आजीवन कारावास की सजा, 10 साल भी नहीं, उनके लिए आजीवन कारावास की सजा। क्योंकि आप रक्षक हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई उस चीज को सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने की, और आपका अगर एम्प्लॉई या आप स्वयं उसमें शामिल है तो कठोरतम जो है कारावास की जो है सजा की का प्रावधान होना सौरभ चाहिए, जी वो कह रहे तभी हैं कि रुक सकता आजीवन है। क्योंकि कारावास होना देखिए चाहिए व्यक्ति और पूरी तरह से कानून का आपका, प्रावधान ही डर पैदा करने के लिए किया जाता है। ठीक है ठीक है। सौरभ जी वो कह रहे हैं कि आजीवन कारावास होना चाहिए और पूरी तरह से काम बैन हो जाना चाहिए, सील हो जाना चाहिए, तब जाकर ये रुक सकता है।
देखिए आशा जी, केवल डर से ही इसको रोका जा सकता है। मुझे जो याद आ रहा है, नकल अध्यादेश लाया था राजनाथ सिंह जी ने, भाजपा की जब सरकार बनी थी 91 में, तो उस वक्त ये प्रावधान था कि जिस भी सेंटर पे नकल हो रही होगी वहां के प्रिंसिपल को सीधे जेल जाना है। वहां पे जो लड़का पकड़ा जा रहा है पर्ची लेके सीधे जेल जाना है। बाद में देखा जाएगा कि कौन दोषी है कौन बेकसूर है, लेकिन एट वंस आपको जेल जाना ही है। तो इस टाइप का जब कोई कानून बनेगा, कठोर कानून बनेगा, तो निश्चित रूप से इसका। के शर्मा अभी जी। एक बात और की जो हाँ बोलिए बोलिए एक सौरभ बात जी। और कर रहा था आशा जी, जैसे बोलिए अभी बोलिए। हमारे वकील साहब कह रहे थे कि ये तो नकल के बाद, जो मतलब पेपर लीक होने के बाद की बात है। देखिए पहले ये चीजें ना हो उसके लिए एक टीम बनाई है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसमें अलग अलग विशेषज्ञ हैं। वो सब कुछ काम ऐसा करेंगे कि ये पहले इसको रोका जा सके। सब अपनी अपनी फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है कि, लेकिन जो ये आसान था वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें हमको बहुत चीजें ठीक है। रिसर्च के करनी शर्मा जी पड़ेगी, वो बहुत कह चीजें रहे हैं कि एक्सप्लोर करनी आजीवन पड़ेगी। कारावास, और जो कोचिंग सेंटर है या जहां पर पेपर हो रहा है उसको पूरी तरह से सील कर देना, बैन कर लेना, तभी जाकर ये सारा काम रुक सकता है। देखिए, जहां तक सजा का प्रावधान है, फाइन का प्रावधान है, अगर हम और अपराधों की तुलना में इस के लिए 10 साल की सजा और मैक्सिमम 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना बहुत काफी है। मुझे लगता है अगर मैं सारे कानूनों की बात करूं तो किसी भी कानून में शायद 10 करोड़ का जुर्माना स्पेसिफिक नहीं है कहीं पर भी, जो परीक्षा के इस अधिनियम में दिया गया है। ठीक है। तो देखिए, सरकारों की मंशा होती है, लेकिन आदमी कच्चे लालच में इस तरह की घटनाओं में लगता है। जैसे नीट का जो एग्जाम है, बहुत वैल्यूबल एग्जाम है, हर सीट पे मारा मारी रहती है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। बच्चा चाहता है एडमिशन हो जाए, तो वो इस तरह के हथकंडे बनाते हैं कि 10 लाख में पेपर मिल जाए, 20 लाख में मिल जाए। ठीक। तो इन सबको चेक करने के लिए, और ये विद्यार्थियों को भी चाहिए कि वो ऐसा कोई रास्ता ना अपनाए जो शॉर्टकट हो। वो मेहनत करें, एग्जाम दें, और ठीक। उन्हें भी इसका खुलकर विरोध करना ठीक है चाहिए कि के कोई शर्मा पेपर जी, लीक हो रहा बहुत है तो बहुत उसको ना लें। धन्यवाद। अरुण जी। चौबे जी आपका भी धन्यवाद, सौरभ जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज लोकसभा में बिल पास हो गया है, ध्वनिमत से ये पास कर दिया गया। लेकिन अब जब यहाँ पर ये कानून बन जाता है तो जानकार कह रहे हैं कि आजीवन कारावास, और साथ ही साथ जो संस्थान ये काम कर रहा है उसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, तो ही ये रुक सकता है। लेकिन सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। अब देखना यह है कि जब ये कानून बन जाता है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।